गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 7th में वीडियो नंबर 27 करेंगे। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा। एक्टिविटीज़ पढ़ रहे थे हम ऊष्मा के चालन की, तो यहाँ पर एक और एक्टिविटी है, इससे पढ़ते हैं कि एक गोल पेंदे का हम फ्लास्क ले, फ्लास्क यानी कि कोई भी एक बर्तन बीकर, ठीक है। अब इसे 2/3 जल से भर दीजिए। इसको किसी भी एक स्टैंड पर लगाइए, ठीक है, और नीचे मोमबत्ती लगाइए और इसे गर्म कीजिए, ठीक है। अब इसकी जो जल है उसको अगर वो हिल रहा है तो उसे पहले तो स्थिर कीजिए। अब आपको क्या करना है, एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रख देना है, ठीक है। किसी एक स्ट्रॉ से आप एक छोटा क्रिस्टल जो है पोटेशियम परमैंगनेट का रख दें। अब उस क्रिस्टल के ठीक नीचे आप मोमबत्ती जला दीजिए। जला दी आपने मोमबत्ती। अब आप देखिए क्या होता है, जब हम जल को गर्म करते हैं तो लौ के पास गर्म जल हो जाता है। भाई जहाँ मोमबत्ती की लौ है वहाँ के पास जो जल है वो गर्म हो जाएगा। अब ये गर्म जल जो है इसके आसपास ठंडा जल है और वो उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है, और ये जो गर्म हो जाता है ना जल, ये तो ऊपर की तरफ उठता है और जो ऊपर है ठंडा जल वो नीचे की तरफ आता है। और ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारा का सारा पानी गर्म ना हो जाए। देखिए जो ऊपर वाला पानी है ना वो तो नीचे आने की कोशिश करता है, और जो पानी गर्म होता जा रहा है वो ऊपर आने की कोशिश करता है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। इस विधि को हम क्या कहते हैं, संवहन विधि। क्या कहेंगे, संवहन विधि कहते हैं। और इसमें क्या कहा जाता है कि ऊष्मा स्रोत के पास, यानी ऊष्मा का स्रोत मोमबत्ती, इसके पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, और वायु गर्म होती है तो उसके साथ पानी गर्म हो जाता है। इसलिए वायु का ये संवहन विधि जो है ऊष्मा के संचरण की संवहन विधि है। इसे एक और एग्जाम्पल या आप एक्टिविटी के थ्रू देख सकते हैं कि एक मोमबत्ती जलाइए और एक हाथ को लौ के ऊपर रखिए और दूसरे हाथ को लौ के पार्श्व मतलब एक तो आप साइड में रखिए और एक आप ऊपर रखिए। इस तरह से आपने जो है मोमबत्ती पर हाथ रखा है। अब ऊपर का हाथ तो आपको पता है, जब आप ऊपर रखेंगे मोमबत्ती के हाथ तो वो तो गर्म होगा, और साइड वाला जो है जब आप पार्श्व जो है वायु संवहन, यहाँ पे आपको बहुत कम गर्म लगेगा, जबकि आपने अगर लौ के ऊपर हाथ रख दिया तो वो बहुत ज़्यादा गर्म आपको लगेगा। क्लियर। अब देखिए आप तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। मनोरंजक परिघटना मतलब जो कि हमारे प्रकृति में होती रहती है ना। दिन के समय जो पानी होता है वो गर्म रहता है और स्थल के ऊपर वायु भी गर्म होती है ना। देखिए दिन का जब समय रहेगा तो पानी गर्म है और वायु भी गर्म है। अब क्या होगा, इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर आती है ना। देखिए आप समझिए क्या कह रहा है, आपका मौसम गर्म है और समुद्र का मौसम ठंडा है, तो वो ठंडा मौसम तो गर्म की तरफ आता है और गर्म ठंडे की ओर आता है। मैंने अभी आपको बताया है ना। अब जो समुद्र से आने वाली वायु है उसे क्या कहेंगे, समुद्र समीर कहते हैं। अब ये जो समुद्र समीर है इसकी हवा ठंडी रहती है। इसका लाभ उठाने के लिए जो तटीय क्षेत्र, जो समुद्र के आसपास के घर होते हैं ना, वहाँ पर खिड़कियाँ जो है समुद्र की तरफ बनाई जाती हैं, और रात्रि में ये प्रक्रम ठीक उल्टा हो जाता है। रात में समुद्र के तरफ से तो गर्म हवाएं आती हैं और जो हमारी धरती होती है वो ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो ठंडी हवाएं रात में क्या होता है, ठंडी वायु समुद्र की ओर जाती है, जबकि दिन में ठंडी वायु समुद्र से धरती की ओर आती है। और जो ये गर्म वायु है जो समुद्र की ओर जा रही है ठंडी होने के लिए, इसे क्या कहेंगे, थल समीर। ठीक है, समुद्र समीर जो वहाँ से आती है और वहाँ की तरफ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, थल समीर कहते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे देखना है। अब देखिए आप, जब हम धूप में खड़े रहते हैं तो गर्माहट होती है, तो सूरज की धूप है हम तक कैसे पहुँच रही है ऊष्मा, चालन या संवहन विधि, इन दोनों से तो नहीं पहुंच सकती। चालन विधि में तो आपको एक तरफ धातु को पकड़ना पड़ता है फिर दूसरी तरफ तक पहुंचता है, और जो चालन विधि है
हो गई। अब संवहन विधि से ऐसा है कि ठंड से गर्मी की तरफ, गर्मी से ठंड की तरफ, तो बेटा ये एक निश्चित दूरी के लिए तो काम दे सकती है, पर सूरज तो बहुत दूर है, तो संवहन विधि भी काम नहीं दे सकती। तो इन दोनों प्रक्रमों के लिए ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम होना आवश्यक है। कोई ना कोई माध्यम तो होना ही चाहिए, लेकिन पृथ्वी और सूर्य के बीच कोई माध्यम ही नहीं है ना। ज़्यादा देखिए भाई, वायु भी नहीं है ना, हमारे पृथ्वी के बाहर तो वायु भी नहीं है, तो कोई माध्यम ही नहीं हुआ। तो इसलिए एक अन्य प्रक्रम है, देखिए आपने चालन विधि पढ़ी, ऊष्मा की संवहन विधि पढ़ ली। अब एक और विधि आती है विकिरण विधि, यानी कि सूरज के विकिरण के माध्यम से सूरज की ऊष्मा हम तक पहुंचती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में माध्यम की भी आवश्यकता नहीं होती। माध्यम जैसे वायु की आवश्यकता नहीं है, जल की आवश्यकता नहीं है, माध्यम हो या ना हो, विकिरण जो है ऊष्मा का स्थानांतरण कर देता है। ठीक है, जैसे कि हम किसी हीटर के सामने बैठते हैं, हमें ऊष्मा मिलती है। अगर हम ज्वाला से हटाकर कोई गर्म बर्तन ठंडे होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश में स्थानांतरित कर देता है। देखिए समझिए क्या कह रहा है, आपने कोई बर्तन गर्म किया, अब उसको आपने गैस पे से हटा दिया, तो वो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो जब वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो थोड़ी सी अपनी ऊष्मा जो है ना, विकिरण के द्वारा वायुमंडल में छोड़ देता है ना। हमारा शरीर जो है वो भी विकिरण द्वारा ही परिवेश को, यानी कि हमारे वातावरण को गर्मी देता है। जैसे जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ गर्मी हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर विकिरण के द्वारा वायुमंडल गर्म कर देता है। क्लियर। सभी गर्म पिंड मतलब जो आकाश में घूमते रहते हैं, तारे वगैरह, ये सारे गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ही ऊष्मा का विकिरण करते हैं। ठीक है, जब ये ऊष्मा जो है ना विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराती है तो इनका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है और कुछ अवशोषित हो जाता है और कुछ पारगत हो जाता है। मतलब कुछ तो अवशोषित, कुछ परावर्तित और कुछ पारगत हो जाता है ना। जो वस्तु ऊष्मा को अवशोषित कर लेगी तो उसका ताप बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए हमें बाहर जाने के लिए हमेशा धूप में छाते का उपयोग करने की सलाह भी दी जाती है। और आपने देखा होगा जो काले कलर का वस्त्र होता है या काले कलर का छाता होता है वो धूप में बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि काला रंग जो होता है वो ऊष्मा को बहुत जल्दी अवशोषित कर लेता है, और जो अवशोषित कर लेगा उसका ताप बढ़ जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, लर्न कीजिए। थैंक यू।